नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। और खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिमी सिंहभूम से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित कराईकेला थाना क्षेत्र के नकटी गांव में धान के खेत में विगत रात्रि एक 20 वर्षीय युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। चर्चा है कि युवक की हत्या लड़की के साथ छेड़छाड़ की वजह से की गई है। बहरहाल सूचना मिलते ही कराईकेला थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची। शव को अपने कब्जा में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नक्सल प्रभावित कराईकेला थाना अंतर्गत नकटी गांव निवासी 20 वर्षीय नित्यानंद गगराई की मंगलवार को रात्रि लगभग 9 बजे किसी ने रस्सी से गला घोंटकर धान के खेत में हत्या कर दी। घटना के बाद देर रात झामुमो नेता सह नकटी के मुखिया मिथुन गगराई को किसी ने इसकी सूचना दी। बाद में उन्होंने कराईकेला थाना प्रभारी को इसकी जानकारी दी, लेकिन घटनास्थल नक्सल प्रभावित होने के कारण पुलिस ने रात गुजरने के बाद बुधवार की सुबह घटनास्थल पर पहुंची। शव का मुआयना करने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हत्या के संबंध में आसपास लोगों से भी पूछताछ कर रही है। चर्चा है कि उसकी हत्या लड़की के साथ छेड़छाड़ के कारण की गई है। वहीं झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अवर प्रादेशिक नियोजनालय जमशेदपुर की ओर से आगामी 7 नवंबर 2023 को पोटका प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय दत्तोपंच ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जहां 11 कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाकर 1000 से अधिक युवाओं को सीधी नौकरी दी जाएगी। ये जानकारी पोटका प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष सुधीर सोरेन ने हाता में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। सोरेन ने बताया कि विधायक संजीव सरदार की पहल पर पहली बार पोटका प्रखंड में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेला में 8वीं पास, नॉन मैट्रिक, इंटर, ITI, स्नातक पास के 18 से 45 साल तक 1000 से अधिक युवक युवतियों को टेली सेल्स, कस्टमर सर्विस, वेल्डर, फीटर, डिप्लोमा, डाटा एंट्री, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी ऑफिसर, ऑफिस स्टाफ, कुक, डिलीवरी पार्टनर, हेल्पर, ऑपरेटर, अकाउंटेंट आदि के क्षेत्र में जॉब दिया जाएगा, जिसका लोकेशन जमशेदपुर, आदित्यपुर, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा है। वेतनमान 8000 से लेकर 30000 तक है। कंपनियों की संख्या और वैकेंसी बढ़ सकती है। इसके लिए लगातार विभाग से संपर्क कर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनावी वादों के तहत आयोजित किया जा रहा रोजगार मेला युवाओं को रोजगार देने का एक स्वर्णिम अवसर होगा। सभी से अपील है कि इस मेले में उपस्थित होकर लाभ उठाएं। जानकारी रोजगार मेला जो माननीय विधायक संजीव सरदार के अथक प्रयास से पहली बार पोटका प्रखंड में रोजगार मेला हो रही है। पूरे विधानसभा स्तरीय यह मेला है। पोटका, डुमरिया, जमशेदपुर के शिक्षित बेरोजगारों को आमंत्रित किया जाता है, वो आए। 7 नवंबर का दिन पोटका मुख्यालय में रोजगार मेला लग रही है। इस रोजगार मेला के माध्यम से कई ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं जहां पर स्टॉल लगेगी और अपने आप को, अपने भाग्य को आप लोग यहां पर आजमाएं। आप चाहे 8वां पास हो या मैट्रिक पास हो या नॉन मैट्रिक हो या इंटर पास हो या स्नातक या ITI धारी आप हो, सभी प्रकार के शिक्षित बेरोजगार आप लोग रोजगार मेला में आए और रोजगार प्राप्त करें। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने यहां मरंगोम की जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में जारी झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में मंगलवार को जापान को 2-1 से हराकर अपनी लगातार चौथी जीत हासिल कर ली। इस मुकाबले के लिए मैदान पर उतरते ही भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने इतिहास रच दिया। वंदना 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। टूर्नामेंट में अब तक अजय चल रही भारत और जापान के बीच मुकाबले के दौरान कड़ी टक्कर देखने को मिली। इसी का नतीजा रहा कि दोनों टीमों के बीच पहला हाफ गोल रहित रहा। दूसरे हाफ के शुरू होते ही वर्ल्ड में नंबर 7 भारत ने नवनीत कौर द्वारा 31वें मिनट में किए गए गोल के सहारे अपना खाता खोल लिया, लेकिन भारतीय टीम ज्यादा देर तक अपनी बढ़त को कायम नहीं रख पाई। वर्ल्ड नंबर 11 जापान ने 37वें मिनट में काना उराता द्वारा पेनल्टी कॉर्नर पर दागे गए गोल की मदद से 1-1 की बराबरी कर ली। चौथे और अंतिम क्वार्टर में जाकर भारतीय टीम ने फिर हमला बोला और अपनी बढ़त को दोगुनी कर लिया। भारत के लिए मैच का दूसरा गोल संगीता कुमारी के स्टिक से
47वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर आया। मेजबान टीम ने 2-1 की बढ़त को बरकरार रखते हुए अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज कर ली। भारतीय टीम 4 मैचों में 12 अंकों के साथ 6 टीमों की अंक तालिका में नंबर 1 पर है। जापान की 4 मैचों में ये पहली हार है और वो दूसरे नंबर पे है। इससे पहले एशियाई खेल 2023 की स्वर्ण पदक विजेता चीन की जियाकी झोंग की हैट्रिक की बदौलत मलेशिया को 4-0 से रौंद दिया। झोंग ने 16वें, 30वें और 91वें मिनट पे गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की। उनके अलावा मिरोंग जोउ ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर एक गोल दागा। चीन की 4 मैचों में ये दूसरी जीत है, जबकि मलेशिया की 4 मैचों में तीसरी हार है। वहीं दिन के पहले मैच में कोरिया ने थाईलैंड को 3-0 से हराकर 4 मैचों में अपनी दूसरी जीत हासिल कर ली। थाईलैंड के 4 मैचों में ये लगातार चौथी हार है। राउंड रॉबिन लीग चरण के आधार पर खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें मेजबान भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें शामिल हैं। लीग चरण के बाद अंक तालिका की टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। भारत को साल 2016 के बाद से अपनी पहली खिताब की तलाश है। भारतीय टीम 2013 और 2018 में रजत पदक जीत चुकी है। वहीं चकुलिया में बिजली की तार की चपेट में आने से घायल मादा हाथी की मौत हो गई है। 30 अक्टूबर को बिजली प्रवाहित तार से सट जाने से मादा हाथी घायल हो गई थी। उसकी मंगलवार की रात मौत हो गई। बुधवार की सुबह मृत मादा हाथी का शव चकुलिया स्थित हवाई पट्टी बड़ामारा पंचायत के ज्वाला भांगा गांव के पास खेत में पाया गया। सूचना पाकर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पिछले दिनों ग्रामीणों ने मादा हाथी को एक तालाब के पास देखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी थी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मादा हाथी की काफी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। ये मादा हाथी का पिछला पैर जख्मी हो गया था। जख्मी हालत में ही वो चल रही थी। आज सुबह मादा हाथी के शव को ग्रामीणों ने देखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी। काफी संख्या में मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने हाथी की पूजा अर्चना कर श्रद्धांजलि दी। बताते चले कि आज भी ग्रामीण इलाकों में हाथी को देवता के रूप में माना जाता है, इसलिए इसके मरने की सूचना पाकर काफी संख्या में ग्रामीण इसे देखने उपस्थित हुए। वन विभाग के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद हाथी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ में कुकड़ू प्रखंड के तिरुलडी उप स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को महिला बंध्याकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 20 महिलाओं का नामांकन हुआ, जिसमें 17 महिलाओं का सफल बंध्याकरण किया गया। आकांक्षी प्रखंड के रूप में चिन्हित होने के बाद सुदूरवर्ती गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र तिरुलडी में वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर रांची के सहयोग से इस बंध्याकरण शिविर का आयोजन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश गोप भी इस शिविर में शामिल हुए। वह बंध्याकरण शिविर में उपस्थित महिलाओं की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि आकांक्षी प्रखंड के रूप में चिन्हित होने के बाद सुदूरवर्ती गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र तिरुलडी में दूसरी बार महिला बंध्याकरण शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि 2 शिविरों में कुल 50 से अधिक महिलाओं ने बंध्याकरण कराया। उन्होंने कहा कि शिविर का आयोजन काफी लाभकारी सिद्ध हो रहा है। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार मांझी ने जानकारी देते हुए बताया कि तिरुलडी उप स्वास्थ्य केंद्र में महिला बंध्याकरण शिविर का आयोजन वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर रांची के सहयोग से किया गया। उन्होंने कहा कि 17 महिलाओं का सफल बंध्याकरण किया गया। महिलाओं ने जिस तरह उत्साह के साथ शिविर में भाग लेकर बंध्याकरण कराया, इससे आगे भी महिला बंध्याकरण शिविर आयोजन किया जाएगा। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार मांझी, लेखा प्रबंधक रोशन झा एवं अन्य चिकित्सा कर्मी उपस्थित थे। पीएससी तिरुलडी में बंध्याकरण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 20 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन का कार्य हो चुका है और भी जो आएंगे तो उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा और उनका भी बंध्याकरण कार्य किया जाएगा। क्योंकि ये आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत कुकड़ू प्रखंड चिन्हित है और इस हिसाब से यहाँ पे इस तरह का स्वास्थ्य सुविधाएं और कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत ही सराहनीय। और इस चीज़ के लिए हमारे जिला के वरीय पदाधिकारी और हमारे MIC ईचागढ़ के द्वारा
हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि बंध्याकरण कैंप लगाया गया है महिलाओं के लिए। हम लोगों के इसमें 20 महिलाएं अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं और बीच में अगर और भी आती हैं तो हम लोग 30 तक का टारगेट रखे हैं इसका। ये शिविर ये दूसरा है। पिछले 18 तारीख को हमने पहला किया, फिर डेट मिलेगा जिला से तो हम लोग फिर वहाँ से जिला से हम लोग को बना के भेजा जाता है लिस्ट कि इस डेट पर आप लोग कीजिए, हम लोग करते हैं। और ये हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं WHS, ये वर्ल्ड हेल्थ सपोर्ट, ये हमारा पहला ही कार्यक्रम है समझिए। और कॉल इंडिया का स्थापना दिवस आज रांची के दरभंगा हाउस में मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। CCL के अधिकारियों ने सबसे पहले अमर शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। CCL 1 नवंबर से सतर्कता से जागरूकता सप्ताह का आयोजन कर रहा है, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। कॉल इंडिया की स्थापना दिवस के अवसर पर CCL ने अपने 1100 कर्मचारियों को पदोन्नति दी है। CCL मुख्यालय में भी 86 कर्मचारियों को आज पदोन्नति पत्र दिया गया। वहीं मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि CCL के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी कॉल इंडिया के विकास में शामिल हैं और हमें गर्व है कि हम CCL में काम करते हैं। उसका 80% बिजली कोयला से उत्पादन होता है और उसका 80% कोल इंडिया देता है। ये हमारी विशालता है। ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड में या इवन भारतवर्ष में। बड़े बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आप नाम सुनते होंगे, रिलायंस है, अंबानी है, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, बट कोई भी सिंगल प्रोडक्ट कोल इंडिया का जो परसेंटेज है टू सप्लाई सिंगल प्रोडक्ट 80% ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। वहीं राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से वर्तमान झारखंड सरकार के विगत दिनों से किए जा रहे शिलान्यास कार्यक्रमों को दूसरे के किए गए कार्यों का श्रेय बताया। विगत दिनों दुमका में किए गए मयूराक्षी पुल के उद्घाटन को सियासी रंग बताते हुए कहा कि जहां स्कूल का नाम शिबू सोरेन के नाम पर किए जाने की चर्चा चल रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पुल का नाम वीर शहीद तिलका मांझी के नाम पर करने की मांग शुरू कर दिया है। जिस तरह से हेमंत सरकार रघुवर सरकार के समय की योजनाओं को अपने नाम पर कर प्रदेश भर में वाहवाही लूटने का काम कर रही है, ये कदापि सही नहीं है। हेमंत सरकार अपने कार्यकाल में महज 5 ऐसी बड़ी योजनाओं का नाम बता दे जिसे सरकार ने शुरू किया और उसे धरातल पर लाया हो। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रघुकुल सरकार के समय शुरू की गई योजनाओं पर हेमंत सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है। भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से राज्य सरकार से आग्रह करती है कि जिस मयूराक्षी पुल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने किया है उसे बाबा तिलका मांझी के नाम पर समर्पित किया जाए। ये बाबा तिलका मांझी के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि होगी। और बाबा तिलका मांझी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर दूसरे आप यहाँ के शहीदों की तुलना में देखें तो कम स्मारक और कम जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके स्मृति में है। तो मयूराक्षी पुल को अगर हम तिलका मांझी जी के नाम पर समर्पित करते हैं पूरे राष्ट्र को, पूरे झारखंड को, पूरे संथाल परगना को, तो एक बहुत ही सकारात्मक संदेश जाएगा उस बाबा के लिए जिसने आज़ादी की नींव 1784 में रखी थी। चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी कब तक दूसरे की योजनाओं का श्रेय लेते रहेंगे? कब तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार के शुरू की गई योजनाओं का, जिसकी राशि का भी आवंटन हमारी सरकार में हो गया था, कब तक अपनी पीठ थपथपाएंगे हमारे समय की योजनाओं की शुरुआत जो हुई थी उसको करके? अगर मयूराक्षी पुल की हम बात करें, देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। मयूराक्षी पुल के जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका जो टेंडर था वो 1 सितंबर 2017 को हुआ था। 1 सितंबर 2017 को जिस मयूराक्षी पुल का माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है, 1 सितंबर 2017 को टेंडर हुआ था और कार्य भी अलॉट हो गया था 12 फरवरी 2018 को। बताना चाहेंगे आपको कि एक दूसरा टेंडर है जो मयूराक्षी के कनेक्टिंग रोड का है, जिसका भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल किया। उस टेंडर को भी जो 22 अक्टूबर 2019 को अलॉटमेंट किया गया काम को, यानी दोनों जो योजनाएं थी हमारी सरकार के समय
इनको अलॉट किया गया, राशि का प्राकलन किया गया, राशि का आवंटन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, 4 वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है। कितने दिन तक इसी प्रकार आप हमारे सरकार की शुरू की गई योजनाओं की, जिसके लिए आर्थिक व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की हो और जिसके लिए बजटीय प्रावधान भी हमारी सरकार ने किया हो, कब आप अपनी योजना का खुद शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे? हम तो चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी, ऐसे 10 योजना, 10 भी छोड़िए, 5 योजना बता दें जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने कार्यकाल में की हो और जिसके अंत भी उन्होंने अपने कार्यकाल में किया हो। और जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय के बाहर आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर देश एवं राज्य में फैल रही नफरत की राजनीति को खत्म करने की मांग की गई है। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी लोग जुलूस की शक्ल में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और देश में नफरत की राजनीति करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां संस्था द्वारा उपायुक्त के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम पर मांग पत्र सौंपकर विशेष समुदाय के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं को सलाखों के पीछे भेजने की मांग की गई है। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कासिफ राजा सिद्दीकी ने कहा कि पिछले दिनों पलामू जिला के विधायक शशि भूषण मेहता द्वारा विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत की राजनीति के दम पर गलत बयानबाजी की गई थी। वहीं जेल से बाहर आने के बाद भाजपा नेता अभय सिंह फिर नफरत की राजनीति के तहत मुस्लिम समुदाय के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी द्वारा झारखंड के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम एजे राठौर सहित मंडल के सभी वरीय रेल अधिकारी व रेल कर्मचारी, आरपीएफ जवान सहित अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के वीआईपी गेट के सामने से एक रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। एकता का संदेश देते हुए इस रन फॉर यूनिटी में चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम से लेकर सभी अधिकारी, कर्मचारी और आरपीएफ जवानों ने दौड़ लगाई। इस दौड़ के क्रम में सभी ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। ये दौड़ डीआरएम कार्यालय से होते हुए रेलवे कॉलोनियों का भ्रमण करते वापस रेलवे स्टेशन पहुंचकर समाप्त हुई। इससे पहले चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में सभी रेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने एकता की शपथ ली और देश के विकास में मिलजुल कर निस्वार्थ भाव व ईमानदारी से काम करने का प्रण लिया। मुसाबनी प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार महतो ने लाभुकों को बांस के पौधारोपण की जानकारी दी। साथ ही कई पंचायत में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुसाबनी प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार महतो की अध्यक्षता में प्रखंड सभागार में बागवानी सखी और लाभुकों को बांस का पौधारोपण और देखभाल की जानकारी दी गई। लाभुकों को कहा गया कि बांस के पौधों को बचाने के लिए जमीन में नमी रखना जरूरी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इस दौरान पूर्वी मुसाबनी पंचायत के कई विकास योजनाओं का निरीक्षण भी किया। अधूरे पड़े सरकारी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर मुखिया दुलाल महाली, बीपीओ राजेश श्रीवास्तव, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, बागवानी योजना के लाभुक और बागवानी सखी उपस्थित थे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।